Hello everyone. Once again welcome back to Kaveri Kazuria classes and I hope you all are doing great. आज इसके अंदर जो है हम मेन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपका है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अलग अलग टाइप की डिसेबिलिटीज़ होती हैं बच्चे के अंदर, उसी के टाइप्स जो है हम समझने वाले हैं। तो चलिए उसको अंडरस्टैंड करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो आपकी लर्निंग से रिलेटेड है, उसको भी हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। फिर डिसेबिलिटीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और ये आपका जो चैप्टर चल रहा था लर्निंग थ्योरीज़ का, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो चलिए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले लर्निंग का शाब्दिक अर्थ क्या है? सीखना। लर्निंग का मतलब क्या होता है? सीखना। जैसे आप बच्चों को कहते हैं लर्न करके आना, तो उसका गलत मतलब समझ लेते हैं बच्चे। बच्चे समझते हैं कि उसको याद करके आना है। याद करने का मतलब नहीं है, हमने उसको समझा दिया, उसको घर से प्रैक्टिस करके आना या उसको खुद से जो प्रैक्टिस करेगा फिर वो सीखेगा, उसको लर्निंग कहते हैं। व्यक्ति अपने अनुभवों से लाभ उठाकर अपने व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन करता है तो उसे भी हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं, उसे भी लर्निंग कहते हैं। मतलब ये है कि हम अपने एक्सपीरियंसेस से जो सीखते हैं, फिर हम जो अपने बिहेवियर में जो चेंज करते हैं, वो चेंज हमारा कैसा होना चाहिए? परमानेंट होना चाहिए, तभी वो हमारा क्या कहलाता है? लर्निंग कहलाता है। जैसे हिंदी में हम अधिगम कहते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दी हैं जो हमें अंडरस्टैंड करनी है। वुडवर्थ के अकॉर्डिंग डेफिनेशन पूछी जाती है, एक डेफिनेशन तो पक्का आती है आपके एग्जाम में। नवीन ज्ञान मतलब नया ज्ञान तथा प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। जब ये वुडवर्थ ने डेफिनेशन दी है, जब भी आप कोई नया ज्ञान लेते हैं, उस ज्ञान को अर्जन करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, वो सारी प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है? लर्निंग कहलाती है। रॉस के अकॉर्डिंग कहते हैं, कोई बालक चलती हुई दिया सलाई को हाथ लगाता है तो उसे लगाने दें। जैसे आपने देखा होगी कई बार कैंडल जो है वो जलाते हैं तो उसकी जो फ्लेम होती है उसके अंदर बच्चा जो है उसके ऊपर जो है फिंगर को जो है क्रॉस करता है। तो कहते हैं कि जब भी बच्चा उस दिया सलाई को हाथ लगाए तो उसे लगाने दें, तो उसे रोकना नहीं चाहिए, उससे कुछ वो सीख ही रहा है। उसे भी रॉस ने क्या कहा? एक लर्निंग का है। अब यहाँ पर डेफिनेशन क्या है कि बच्चे को रूसने ना दें, मतलब कि बच्चे को मना ना करें। तो ये रोज़ के अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हैं कि बच्चे को मना नहीं करना है हाथ लगाने से, तो उसके कहते हैं उसे भी लर्निंग कहा जाता है। एक डेफिनेशन है यहाँ पर स्किनर ने दी है। स्किनर कहते हैं, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन सामंजस्य की प्रक्रिया है। स्किनर क्या कहते हैं कि जो व्यवहार है हमारा, उस व्यवहार में जो चेंजेस आते हैं, उससे जो हम कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, वही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? लर्निंग कहलाती है। ये बात किसने कही है? स्किनर ने कही है। और ये कई बार डेफिनेशन पूछी भी जा चुकी है स्किनर की। कालेविन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन लाना ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। पावलोव के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, अनुकूलित अनुक्रिया मतलब कंडीशनिंग की हम बात कर रहे हैं, के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम कहलाता है। आपने पावलोव का याद होगा, आपने थ्योरी देखी थी, डॉग पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने कहा कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसके थ्रू भी जो है हम बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं और उससे भी लर्निंग होती है। पील के अकॉर्डिंग अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है। अधिगम क्या है? व्यक्ति के अंदर क्या है? एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तन के अनुसरण होता है, अनुसरण में होता है। मतलब कहता है कि जो हमारे इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होता है, उसकी वजह से जो हमारे अंदर जो चेंजेस आते हैं बिहेवियर में, वो भी क्या है? एक लर्निंग है। अभी गेट्स की डेफिनेशन भी पूछी जा चुकी है एग्जाम में कई बार। गेट्स व अन्य के अनुसार अनुभव तथा परीक्षण से हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारे जो वेरिफिकेशंस है, परीक्षण के द्वारा प्रैक्टिकल जो भी काम किए गए उनके द्वारा व्यवहार में उन्नयन अधिगम क्या कहलाता है? हमारा लर्निंग कहलाता है। याद रखना, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके थ्रू जो हम सीखते हैं, हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स है उसके थ्रू जो हम सीखते हैं, वो क्या कहलाती है? लर्निंग कहलाती है। ये गेट्स वाली डेफिनेशन भी पूछी गई है। गिलफर्ड के अकॉर्डिंग बात करें तो व्यवहार के कारण व्यवहार में आई कोई भी परिवर्तन अधिगम है। हमारे बिहेवियर के कारण, हमारे बिहेवियर में जो भी चेंजेस आते हैं वो गिलफर्ड के अकॉर्डिंग जो है लर्निंग कहलाते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम कहलाता है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको ध्यान रखनी है। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक सीखता रहता है। तो ये डेफिनेशन क्रो एंड क्रो की है। करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो लर्निंग जो है व्यवहार में चेंजेस लेकर आता है। लर्निंग से हमारा बिहेवियर क्या होता है? चेंज होता है। लर्निंग समायोजन है, मतलब एडजस्टमेंट करना सिखाता है। जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हम वहाँ के इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना सीखते हैं।
लर्निंग अभिवृद्धि एवं विकास है, मतलब डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है। लर्निंग से क्या होती है, हमारी डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है। लर्निंग से बुद्धि में विकास होता है, मतलब जो है हमारी इंटेलिजेंस होती है, हमारा आईक्यू लेवल होता है, जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। इससे लर्निंग से क्या होता है, बुद्धि में विकास होता है। सीखना सक्रिय रहकर ही संभव है, कहते हैं लर्निंग जो है एक्टिव रहकर ही आप कर सकते हैं। लर्निंग से अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, मतलब परमानेंट चेंजेस इससे होते हैं। अधिकम परिवर्तनशील होता है, मतलब फ्लेक्सिबल होता है। अधिकम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित होता है, मतलब गोल ओरिएंटेड होता है। और जो लर्निंग होती है ये कैसी होती है, विवेकपूर्ण होती है, सृजनशील होती है, सार्वभौमिक होती है, मतलब प्रूडेंट, डिस्क्रिमिनेटिव होती है, क्रिएटिव होती है और यूनिवर्सल ट्रुथ पे होती है। अधिगम से जीवन लक्ष्यों की पूर्ति में सहायता मिलती है, मतलब अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। अधिगम इंडिविजुअल और जो होता है आपका इंडिविजुअल, व्यक्तिगत व सामाजिक व सार्वभौमिक तीनों होते हैं, मतलब इंडिविजुअल भी होते हैं, सोशल भी होते हैं और यूनिवर्सल भी होते हैं। अधिगम व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों होते हैं। अधिगम जो होता है आपका अनुभवों का संगठन है, मतलब कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस है। सीखना वातावरण की उपज है, हम जो सीखते हैं वो वातावरण से सीखते हैं। और जो लर्निंग होती है वो खोज एवं परिवर्तन पर भी आधारित होती है। अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है, बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट है। अधिगम जो है आपकी रुचि पर डिपेंड करता है, मतलब जिस चीज़ पे आपका इंटरेस्ट होगा वही चीज़ आप सीखना चाहेंगे। अधिगम एवं अभिप्रेरण संबंधित होते हैं, मतलब लर्निंग और मोटिवेशन जो है एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़े हुए होते हैं। राइट, ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ से एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन ज़रूर बन जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स देकर पूछा जाता है, क्या लर्निंग मोटिवेशन से जुड़ा हुआ है, लर्निंग वाइडर कॉन्सेप्ट है, क्या लर्निंग इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है या नहीं, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर कुछ स्टेजेस दिए हैं आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है लर्निंग के, ये पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। यहाँ पे सबसे पहले कोई एक पर्सन होगा, ठीक है, वो कुछ सीखने के लिए क्या होगा, मोटिवेट होगा। जैसे ही वो कुछ चीज़ें सीखने के लिए मोटिवेट होगा तो फिर वो उस कार्य को करेगा। अब करेगा तो बहुत सी एक्टिविटीज़ करेगा, वेरियस रिस्पॉन्सेज करेगा उस गोल को अचीव करने के लिए। जब वेरियस रिस्पॉन्सेज करेगा तो उसमें कुछ बैरियर्स भी होंगे, और बैरियर्स को क्रॉस करते हुए वो क्या करेगा, फिर करेक्ट रिस्पॉन्स को सीख जाएगा। फिर रीएनफोर्समेंट करेगा, बार बार उसको रिपीट करेगा, रीएनफोर्समेंट भी करता है, और फिर वो क्या करता है, उसको जो है ऑर्गेनाइज करता है सारी एक्टिविटीज़ को, और लास्ट में वो क्या करता है, अपने गोल तक पहुंच जाता है। तो ये कुछ एक प्रोसेस है जो आपको ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टेप लिखकर पूछे जाएं। कई बार जैसे पर्सन दिया तो नेक्स्ट फिर सीधा आपको करेक्ट रिस्पॉन्स, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, कोई भी चार उठा के, 3-4 उठा के शफल करके देगा, आपको इसको इसी डायरेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। अब यहाँ पर बात करते हैं डिसेबिलिटीज़ की, तो अधिकम अक्षमता या अधिकम विकार, लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसे एलडी भी कहा जाता है। एलडी शब्द का प्रयोग पहली बार 1963 में सैमुअल किर्क द्वारा किया गया था, मतलब ये दिया जाता है कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ किसने दी थी और कब दी थी। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, जब किसी भी कारण व्यक्ति में बोलने, लिखने, पढ़ने, गणना संबंधी योग्यताएं न हो अथवा इनसे संबंधित कोई विचार कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती है तो उसे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कहा जाता है। बहुत से बच्चे आपने देखे होंगे, वो ढंग से बोल नहीं पाते, लिख नहीं पाते, तो कुछ बहुत अलग अलग टाइप की डिसेबिलिटीज़ होती है जिनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ये क्या है, सबसे पहली है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया होती है पठन विकार, जिसको हिंदी में क्या करते हैं हम उप पठन भी कहते हैं। अलेक्सिया भी इस तरीके से लिखा जाता है, डिसलेक्सिया ये, ठीक है। तो डिसलेक्सिया होता है न पढ़ पाना, ये एक प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं अनेबल टू रीड, जब बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है। आपने कई बार देखा होगा कि बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं लेकिन फिर भी वो बहुत स्लो स्लो बोलते हैं, वो हाथ में बुक लेकर खड़े रहते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पाते, वो ऐसा नहीं, वो जान करके करते हैं, उनमें डिसेबिलिटीज़ होती हैं कुछ। जब कोई बालक किसी विषय वस्तु को सही या उचित ढंग से पढ़ने में असमर्थ हो तो वह पठन विकार या डिसलेक्सिया का शिकार हो चुका है। मतलब अगर आप ये देखें कि कोई बच्चा ढंग से नहीं पढ़ पा रहा है तो आपको ये समझना है कि वह बच्चा जो है सही ढंग से जब पढ़ने में असमर्थ हो तो वह पठन विकार या डिसलेक्सिया का शिकार हो चुका है। समान दिखने वाले शब्दों में पढ़ने में वो अंतर नहीं कर पाता, जैसे वोस को सो पड़ेगा, WAS है लेकिन इसको उल्टा पढ़ रहा है SAW, इस तरीके से वो शब्द बना लेता है, वो उसको सो पढ़ता है, तो उसका कौन सा विकार है, पढ़ने में जब दिक्कत आ रही है तो डिसलेक्सिया उसमें। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि बच्चों को जब पढ़ने संबंधित विकार होता है तो उसको क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। एक बालक लकड़ी को लड़की पढ़ता है,
लिखा लकड़ी है लेकिन पढ़ क्या रहा है, लड़की। तो या रीड करता है तो उसमें कौन सा विकार है, उसमें डिसलेक्सिया आ चुके। एक बालक बिस्कुट को बिक्सुट कहता है तो ये कौन सा विकार है, उसमें डिसलेक्सिया। तो इस तरीके के आपसे जो है क्वेश्चंस बना के पूछे जाते हैं। तो ये कैसी प्रॉब्लम है, डिसलेक्सिया, अनेबल टू रीड। सिमिलरली होता है डिस्ग्राफिया। देखिए ग्राफिया, यहाँ वर्ड लिखा है ग्राफिया तो आप समझना है ना, अनेबल टू राइट है। इसको ग्राफिया मतलब लिखने के गुण, लेखन के गुण, डिस्ग्राफिया मतलब लेखन के गुणों का न होना। जब कोई बालक किसी विषय, वस्तु या पाठ या निबंध से कोई न लिख पाए अथवा उन शब्दों को लिखने संबंधी कोई उसको प्रॉब्लम आती है तो असमर्थ होता है, असमर्थता प्रदर्शित करे, तो मतलब क्या है, उसके अंदर क्या है, डिस्ग्राफिया प्रॉब्लम है। जब बालक लकड़ी को क्या पढ़ रहा है, लड़की लिखता है तो उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर लिखने से रिलेटेड है तो उसको क्या कहेंगे, डिस्ग्राफिया। तो यहाँ पर कहता है कि इस विकार में बालक जो है टेढ़ी मेढ़ी लाइंस में लिखता है या शब्दों को लिखते समय लाइन से ऊपर नीचे कर देता है। यह विकार होने पर उसकी लिखावट में सुंदरता नहीं रहती है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बच्चे की लिखावट में सुंदरता नहीं है तो डिस्ग्राफिया है। उल्टा सीधा लिख रहा है तो डिस्ग्राफिया है। लाइन टेढ़ी मेढ़ी लिख रहा है तो डिस्ग्राफिया है। ये याद रखना है आपको। फिर आता है डिस्कैलकुला। डिसकैलकुला होता है अनेबल टू कैलकुलेट, मतलब कैलकुलेट नहीं कर पाता, कैलकुलेशन वीक है उसकी। जब किसी बालक में गणना संबंधी विकार उत्पन्न हो जाए अथवा वह कोई गणितीय संक्रियाएं करने में असमर्थ हो या डिसेबल होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है, डिसकैलकुला। ऐसा बालक गणित के नियमों व सूत्रों को नहीं समझ पाता और न ही उनका सही प्रयोग कर पाता है। मतलब उन बच्चों में क्या देखा जाएगा कि वो जो है सही तरीके से मैथमेटिक्स में वीक होंगे, सही तरीके से जो फॉर्मूला है वो नहीं लगा पाएंगे, कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। या फिर आपने कई देखा हो, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो वॉल वॉच होती है उसके अंदर सही से टाइम नहीं देख पाते हैं, उनको समझ में नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर उनको जो है प्रॉब्लम आती है। ऐसे बालक जो है पैसे का हिसाब किताब, लेन देन सही तरीके से नहीं कर पाते, गणितीय सवालों को आसानी से हल नहीं कर पाते। मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम जो आ रही है वो क्या है, डिसकैलकुला है। फिर आती है डिस्टैसिया, जिसको एडीएचडी भी कहते हैं। ये दोनों ही नाम से जानी जाती हैं। एडीएचडी की फुल फॉर्म होती है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसका मतलब होता है अनेबल टू फोकस। बच्चा जो है फोकस नहीं कर पाता है और इसे हिंदी में कहते हैं ज्ञान संबंधी विकार, ध्यान संबंधी विकार। वो फोकस नहीं कर पा रहा, ध्यान नहीं लगा पाता है। जब कोई बालक किसी चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित या फोकस नहीं कर पाता तो उससे एडीएचडी पाया जाता है। ठीक है, एडीएचडी पाया जाता है। अब होता है एक डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया की बात करें तो ज्ञान इंद्रियां एकीकरण अक्षमता, मतलब जो हमारी 5 सेंसेस हैं, ठीक है, जब बालक अपनी ज्ञान इंद्रियों को आँख, कान, नाक, जीवा तथा त्वचा आदि पर नियंत्रण न रख पाए तो उसे क्या कहते हैं, ज्ञान इंद्रियां अक्षमता कहा जाता है। जैसे कि कुछ आपने देखा हो कि सही से पेन को सही से नहीं पकड़ पाते, बच्चा पेन पेंसिल सही से नहीं पकड़ पाता, बड़ा हो जाता है तब भी वो सही से नहीं पकड़ पा रहा है, तो उसमें ये प्रॉब्लम होती है। और बुढ़ापे में व्यक्ति में यह विकार अधिक पाया जाता है। जैसे जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो अपनी जो लाठी होती है उसको सही से नहीं पकड़ पाते हैं, तो उस समय तो ठीक है, लेकिन अगर छोटे बच्चे में तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। वो तो एज का फैक्टर भी हो जाता है तो भी वो डिस्प्रेक्सिया ही है, क्योंकि इस अवस्था में उनकी ज्ञान इंद्रियाँ क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है डिस्थेमिया। डिस्थेमिया का मतलब होता है नो कंट्रोल ओवर एटीट्यूड, जब अपने ही व्यवहार पर खुद का कंट्रोल ना रहे, जिसको मनोवृत्ति संबंधी विकार या अवसाद संबंधी विकार भी कहते हैं। जब व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति या अपनी अभिवृत्ति या एटीट्यूड पर नियंत्रण न रख पाए, जब बच्चा अपने एटीट्यूड पर, अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाता। कई बार चोट के कारण व्यक्ति में मनोवृत्ति दृष्टिकोण बदलाव आ जाता है। कई बार तो क्या होता है कि बच्चों को कोई हादसा हुआ, कोई चोट लगी किसी एक्सीडेंट के दौरान, तभी प्रॉब्लम आ जाती है। वो अपने एटीट्यूड पर, अपने कंट्रोल बिहेवियर पर कंट्रोल नहीं कर पाते। तो कहते हैं किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति अलग अलग व्यक्तियों की सोच या दृष्टिकोण, नज़रिया जो अलग अलग होता है, एटीट्यूड, उसको हम क्या कहते हैं, मनोवृत्ति कहते हैं। ये तो मनोवृत्ति का मतलब समझाया हुआ है, लेकिन जब हम अपने बिहेवियर पर कंट्रोल नहीं कर पाते, एटीट्यूड पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, डिस्थेमिया कहते हैं। अब ये है डिसमेमोग्राफिया। नेम से क्लियर है, मेमो यहाँ से याद रख लेना, रिलेटेड टू मेमोरी। ये स्मृति दोष या विकार कहा जाता है। जब व्यक्ति लंबे समय तक किसी बात या विषय वस्तु को याद न रख पाए तो उसे डिसमेमोग्राफिया के नाम से जाना जाता है। कई बार व्यक्ति के मस्तिष्क या सिर पर चोट लगने की वजह से वो क्या होता है, अपनी स्मृति को खो बैठता है, याददाश्त खो बैठता है। या फिर कई बार देखा हो कि बुढ़ापे में यह समस्या ज़्यादा होती है कि चीज़ें अब याद नहीं रहती हैं, तो उसको डिसमेमोग्राफिया कहते हैं, जब रिलेटेड टू मेमोरी, मतलब आपकी मेमोरी वीक होती जा रही है।
डिस्मोर्फिया, डिस्मोर्फिया होती है शारीरिक भ्रम संबंधी विकार। कई बार बालक को लगता है कि वह दूसरों की तुलना में बहुत ही पतला या कमज़ोर है, या कई बार बालक सोचता है कि वह दूसरों से बहुत अधिक सुंदर है। मतलब अपने आप के बारे में ही लोग जो धारणा बना लेते हैं, या तो अपने आप को बहुत सुंदर मानने लग जाते हैं, वो उनके दिमाग में बैठ जाता है, चाहे वो ना हो। और कई होते हैं जो अपने आप को बहुत ही डाउन फील करने लग जाते हैं, बहुत ही कमज़ोर मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में शायद वो ऐसे ना हो, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग में बिठा लिया होता है। तो वो अपने बारे में ही, अपने शरीर से रिलेटेड अपने बारे में जो है भ्रम बना लेते हैं, कुछ धारणाएँ बना लेते हैं। अपने शरीर से संबंधी किसी भी प्रकार की जो है भ्रम बना लेना, उसको क्या कहते हैं? डिस्मॉर्फिया कहते हैं। नेक्स्ट है अप्रेक्सिया। पीछे था डिस्प्रेक्सिया, ये है अप्रेक्सिया, रिलेटेड टू मसल्स, मांसपेशियों से संबंधित विकार। जब प्राणी अपनी मांसपेशियों संबंधी कोई भी विकार पैदा हो जाए तो उसे अप्रेक्सिया कहा जाता है। ऐसा विकार कई बार चोट लगने की वजह से या सही खान पान न होने की वजह से हो जाता है। रिलेटेड टू जो मसल्स है वो क्या है आपका? अप्रेक्सिया। वो रिलेटेड टू सेंसेस था, 5 सेंसेस। ये है अफेजिया। अफेजिया होता है रिलेटेड टू लैंग्वेज, भाषा संप्रेषण विकार या वाक उपयोगिता है। जब कोई व्यक्ति सही या उचित ढंग से भाषा संप्रेषण कौशल न प्रदर्शित कर सके तो उसे अफेजिया कहते हैं। मतलब कई बच्चे आपने देखा होगा कि सही से बोल नहीं पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होते, उनके शब्द पूरे नहीं निकलते मुंह से, आधे अधूरे बोलते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। तो वो होता है अफेजिया रिलेटेड टू लैंग्वेज। बोलने या वाक संबंधी विकार पैदा हो जाना, वो अफेजिया कहते हैं। जब बालक दूसरों के सामने अपने विचार सही से संप्रेषित ना कर पाए, ना बोल पाए, तो उसे अफेजिया कहते हैं। नेक्स्ट है आपका बुलीमिया। बुलीमिया मतलब भूल भुलैया टाइप है, मतलब भूल गए ऐसा मान लेना, भूल जाते हैं, खाते खाते भूल जाए कितना खाना है। मतलब कई लोग देखते हैं ना, बहुत ज़्यादा खा जाते हैं। तो जब बालक अपने खाने संबंधी नियंत्रण न रख पाए तो उसे बुलीमिया कहते हैं। जैसे ये बहुत बड़ी डिसेबिलिटी होती है, वैसे कुछ बच्चों में आपने देखी हो, उनका माइंड बिल्कुल उनके कंट्रोल में नहीं होता, उनको कुछ नहीं पता उन्होंने खाते खाते कितना ज़्यादा खा लिया, ठीक है, उसको कहते हैं बुलीमिया। जब ज़रूरत से अधिक खाया जाए या आहार जब पौष्टिक आहार का ध्यान न रखा जाए या फिर फास्ट फूड अधिक खाया जाए तो उस प्रॉब्लम को भी क्या कहते हैं? बुलीमिया डिसेबिलिटी कहते हैं। जब व्यक्ति के खान पान के कारण उसमें मोटापा या चर्बी जैसा रोग उत्पन्न हो जाए तो उसे बुलीमिया कहते हैं। तो ये कुछ डिसेबिलिटीज़ थी जो हमने क्या है यहाँ डिस्कस की हैं। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ लर्निंग के मेथड्स गिवन हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। बच्चा कैसे कैसे सीखता है। करके सीखना मतलब लर्निंग बाय डूइंग। अब मनोविज्ञान के अनुसार करके सीखना एक महत्वपूर्ण विधि है। किसी भी काम को आप जब एक बार कर लेंगे ना तो आप उसको सीख जाएंगे। मतलब मान लीजिए कि आप अब यूट्यूब पे डेली देख रहे हैं कि खाना कैसे बनाते हैं, लेकिन अगर आपने उसे बनाया ही नहीं तो आप कैसे सीखेंगे? एक बार बना लेंगे तो आपको आ जाएगा। उसे कहते हैं करके सीखना, क्योंकि किसी भी कार्य को स्वयं करके सीखने से अपनी स्मृति में लंबे समय तक रखा जा सकता है। नेक्स्ट होता है परीक्षण से सीखना। परीक्षण से सीखने का क्या मतलब है कि कई बार किसी कार्य को हम परीक्षण के माध्यम से सीखते हैं। जैसे विज्ञान के अनेक प्रयोग शामिल करना, जिससे हम परीक्षण करते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट करके सीखना। हम बार बार अगर कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम उससे क्या करेंगे? चीज़ों को सीख जाएंगे। फिर होता है निरीक्षण से सीखना। निरीक्षण होता है ऑब्जर्व करके सीखना। जब हम किसी कार्य को निरीक्षण या अवलोकन के माध्यम से सीखते हैं, मतलब या तो उसको ऑब्जर्व करना, उसको इवेल्युएट करना, ठीक है, आप उसमें देखें क्या सही है क्या गलत है, इवेल्युएट करेंगे अपनी परफॉर्मेंस को, तो उससे भी बच्चा सीखता है। जैसे कई बार अध्यापक द्वारा बताए गए विषय को अवलोकन से सीखते हैं, मतलब टीचर जो बताता है कि आपने यहाँ मिस्टेक की, फिर आप उसको देखता है बच्चा, फिर सीखता है। तो निरीक्षण से भी क्या किया जाता है? उसे सीखा जाता है। वाद विवाद निधि से सीखना मतलब डिबेट करके सीखना। यह भी अधिगम का एक महत्वपूर्ण विधि है। डिबेट करके सीखना मतलब हम एक दूसरे के साथ वाद विवाद, तर्क वितर्क, संवाद करके भी अनेक चीज़ें सीख जाते हैं। सम्मेलन से सीखना, सेमिनार ग्रुप से सीखना, इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका वर्कशॉप। वर्कशॉप होता है, जैसे मान लीजिए किसी काम को करने की जैसे रेलवे वर्कशॉप है, बस की वर्कशॉप होती है, तो वहाँ पर क्या होती है कि आप उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ को वहीं पर करेंगे, उस जहाँ पर एक्चुअल में काम हो रहा है। इस विधि में हम एक प्रयोग कक्ष में मशीनरी और उसके पुर्जों से जुड़ी चीज़ों को सीखते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्कशॉप। वहाँ वर्कशॉप में जाकर काम को सीखना। प्रोजेक्ट मेथड, जिसे हिंदी में प्रयोजन विधि भी कहते हैं। अब एग्जाम में ये पूछा गया है कि प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था? कील पैट्रिक ने दिया था। अनेक बार प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से सीखा जाता है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका जो है मार्गदर्शक की होती है। जैसे आपने देखा होगा स्कूल में बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने को दिए जाते हैं,
तो उसमें टीचर जो है सिर्फ उसको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताता है कि करना कैसे है, बाकी का काम जो है बच्चा खुद करके आता है। जबकि बालक की जो भूमिका होती है वो मुख्य होती है, क्योंकि इसमें बालक को स्वयं प्रोजेक्ट तैयार करना होता है। और यह भी बालक के लिए जो है, ये मेथड कैसा होता है, सेल्फ सेंटर्ड मेथड होता है। ये भी एक तरीके का प्रोजेक्ट मेथड जो है सेल्फ सेंटर्ड होता है, बच्चा खुद से करके सीखता है इसमें। तो ये प्रोजेक्ट मेथड होता है आपका। अब इसके अंदर क्या है, कुछ फैक्टर्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। जब भी हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो उस चीज़ को बहुत सी चीज़ें, बहुत से फैक्टर जो हैं, घटक जो हैं प्रभावित करते हैं। सबसे पहले होता है इंटेलिजेंस लेवल, बुद्धि, स्मरण शक्ति, मतलब आपका जो मेमोरी लेवल है, बुद्धि का सीखने पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। मतलब आपने देखा होगा हर किसी का आईक्यू लेवल अलग अलग होता है। कुछ बच्चों का आईक्यू लेवल हाई होता है, कुछ का लो होता है, ठीक है, किसी का एवरेज, बिलो एवरेज, इस तरीके से होता है। तो कई बच्चे जल्दी चीज़ सीख जाते हैं, कईयों को 2 या 3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो हर किसी का जो आईक्यू लेवल होता है वो भी उसको इम्पैक्ट करता है। हेल्थ और एज का भी असर पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक होगा तभी वह नई चीज़ को सीख पाएगा, अथवा नई और अथवा नहीं। कहता है कि अगर उसकी हेल्थ ठीक है तभी वो चीज़ों को सीख पाएगा, वरना वो नहीं सीख पाएगा। और उम्र के साथ भी सीखने का प्रभाव पड़ता है। मतलब हमने देखा हो कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो कुछ चीज़ें सीखने की क्षमता जो है घट जाती है। इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी चीज़ को सीखने में। आप उन्हीं चीज़ों को सीख पाएंगे जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है आप कभी नहीं सीख पाएंगे। मान लीजिए अगर आपका इंटरेस्ट है क्रिकेट खेलने में तो आप वो सीख पाएंगे, लेकिन अगर आपका खाना बनाने में इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप कितनी मर्जी कोई आपको कहे, आप उसको नहीं सीख पाएंगे। जब तक हमारा किसी विषय वस्तु में रुझान नहीं होगा तब तक हम उस विषय वस्तु को सही से नहीं सीख पाएंगे। एक होता है यहाँ पर एटीट्यूड, ठीक है। एप्टीट्यूड और एटीट्यूड दो अलग अलग चीज़ें हैं। एप्टीट्यूड का मतलब होता है किसी चीज़ में इंटरेस्ट होना प्लस योग्यता होना। एक तो आपको जो है क्रिकेट में इंटरेस्ट है, और एक आपको इंटरेस्ट तो है लेकिन उसके साथ साथ आपको उसको खेलना भी आता है, तो ये कहलाता है कि रुचि भी है और योग्यता भी है। जब तक किसी विषय वस्तु के प्रति व्यक्ति की रुचि व योग्यता नहीं होती तब तक वो उस विषय वस्तु को आसानी से नहीं सीख पाएगा। एक होता है एटीट्यूड, एटीट्यूड होता है मनोवृत्ति। प्राणी जब तक किसी विषय वस्तु को सीखने के लिए मानसिक रूप से तत्पर या तैयार नहीं होगा तो वह उसे नहीं सीख पाएगा। जैसे थॉर्नडाइक की उपनियम थे जो जिसमें उन्होंने कहा था कि मनोवृत्ति का सिद्धांत, जिसमें बच्चों को पहले से उसके मन को तैयार करना चाहिए सीखने के लिए। बच्चा सीखने के लिए तैयार होगा तभी सीख पाएगा। नेक्स्ट है विषय सामग्री। विषय सामग्री होता है जो भी हम मटेरियल बच्चे को प्रोवाइड करते हैं लर्निंग के लिए, उचित अच्छा उपयोगी होना अनिवार्य है, क्योंकि यह भी अधिगम को प्रभावित करती है। सीखने की तत्परता, जब तक प्राणी की इच्छा शक्ति न हो तब तक वह नहीं सीख पाएगा। अब जैसे ये थॉर्नडाइक ने भी एक सिद्धांत दिया था कि तत्परता का सिद्धांत, जिसे कहा था कि एक घोड़े को जो है ले जाया जा सकता है पानी पीने के लिए, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये वही चीज़ है यहाँ पर, एक बैल को या एक घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। प्रेरणा, किसी भी कार्य को करने के लिए या सीखने के लिए हमारा इंटरनल या एक्सटर्नल जो है मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम मोटिवेट नहीं होंगे तब तक हम नहीं सीख पाएंगे। नेक्स्ट है परिणाम। अब किसी चीज़ का क्या रिजल्ट रहता है ये चीज़ भी जो है हमें इफेक्ट करती है। परिणाम अथवा प्रगति का ज्ञान, प्राणी किसी कार्य को करने से पहले उसके परिणाम या प्रगति के बारे में भी सोचता है। ऐसा करूँगा तो क्या परिणाम होगा और क्या नहीं होगा। तो मतलब जो भी कोई हम कार्य करते हैं तो हम पहले उसके रिजल्ट के बारे में भी सोचते हैं। सीखने की विधि, सीखने की विधि का भी अधिगम पर प्रभाव डलता है। यदि हम सीखने की सरल तथा आसान विधि को प्रयोग नहीं करेंगे तो विषय वस्तु को जो है आसानी से नहीं समझा जाएगा, हम आसानी से नहीं समझ पाएंगे। मतलब सीखने का तरीका, सिखाने का तरीका भी जो है सरल होना चाहिए। सीखने का समय अधिगम पर भी प्रभाव डालता है, मतलब सही समय पर सही चीज़ सिखानी चाहिए। वातावरण का भी जो है हम किस प्रकार के वातावरण में रहते हैं इसका भी जो है अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। जैसे वातावरण होगा तो व्यक्ति उसी के अनुरूप जो है चीज़ें सीखता है। जैसे कि जैसी संगत वैसी रंगत, कहते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट भी हमें बहुत सी चीज़ें सिखाता है। नेक्स्ट है इसके अंदर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी होती है। मतलब बच्चों को कहते हैं ना, बार बार प्रैक्टिस करो, करत करत अभ्यास जड़मति और सुजान। या थॉर्नडाइक ने भी इस नियम पे बात की, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा जो है आप चीज़ों को परमानेंट कर पाएंगे। अध्यापक का विषय वस्तु पर अधिकार, अध्यापक जिस विषय वस्तु को पढ़ा रहा है उस विषय वस्तु पर कितनी पकड़ है इस बात का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। अध्यापक का संप्रेषण योग्यता, मतलब उसका कम्युनिकेशन स्किल, किसी विषय वस्तु को सीखने के लिए अध्यापक की संप्रेषण या वाक योग्यता कैसी है इसका भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है।
बालक की परिपक्वता मैच्योरिटी ही उसके अधिगम या सीखने पर निर्भर करती है। जब तक बालक किसी विषय वस्तु को सीखने के लिए मैच्योर नहीं है, तो वह क्या है, उस चीज़ को नहीं सीख पाएगा। अगर बालक की एज ही नहीं है उस चीज़ को सीखने की, आप उसको धक्के से सिखा रहे हो तो कैसे सीख पाएगा? 2 साल के बच्चे को आप कहो कि बास्केटबॉल खेलो, आपकी बॉल बास्केट में जानी चाहिए ऊपर तक, तो वो नहीं है, क्योंकि वो इतना मैच्योर ही नहीं है अभी, तो आप उसको वो चीज़ें नहीं सिखा पाएँगे। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं, कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को डिस्कस किया, कुछ लर्निंग की डेफिनेशंस को डिस्कस किया। तो लर्निंग के मेथड्स को भी हमने देखा है। तो ये टॉपिक में जो हमने लर्निंग से जितनी भी रिलेटेड हमारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने कवर कर ली और इसको हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज ये लर्निंग का चैप्टर आपका जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टे कनेक्टेड।